दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में जहां पे पीस टॉक संगठित की गई, जिसमें जहां पर जेडी वेंस जो कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्टीव विटकॉफ जो कि सलाहकार हैं, जार्ड कुशनर सन इन लॉ ऑफ ट्रंप, एंड्रयू बेकर डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, माइकल वेंस स्पेशल एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ये थे। और ईरान की तरफ से आए थे बाघेर घालीबाफ, हेड ऑफ द डेलीगेट, ये वहां के स्पीकर हैं। देन वहां के अब्बास ब्राक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अली बगैर खान डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, अली अकबर अहमदिया मेंबर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, देन इशाक डर जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। ईरान के लोग जब यहां पे वार्तालाप करने के लिए जब वो यहां पे इस्लामाबाद में आए, तो जिस जहाज में आए उस जहाज की सीटों के ऊपर उन्होंने बस्ते और वो निशानियां रखी थी जब अमेरिका ने वहां के स्कूल के ऊपर बॉम्ब गिराया था। और वो स्कूल वही था जहां पर वो बच्चियां जो थी 170 के करीब छोटी लड़कियां जो थी, बच्चियां थी स्कूल की, उनको मार दिया था। उस जहाज को एक सिंबॉलिक लेके वो जहाज आए, और जहाज का मकसद ही यही था कि हम भूले नहीं उस कत्लेआम को जो आपने कभी नरसंहार वहां पे किया था। कि इस पीस टॉक के फेल होने के दो मुख्य कारण है। एक, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर अमेरिका चाहता है कि जैसे पहले खुला हुआ था सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाए, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है। अमेरिका ने ईरान को थ्रेट किया है कि वो उसके खर्ग आइलैंड के ऊपर, जो उससे थोड़ी दूर ईरान के पड़ता है और वहां पे तेल के भंडार हैं, अमेरिका की शुरू से ही नजर है, वो खर्ग आइलैंड के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है। और इस समय उसे बहुत अच्छा बहाना मिल गया है। अमेरिका ने अपना बुश और इससे पहले कोलंबिया और दो और शिप्स जो हैं, वॉरशिप्स जो हैं, वो गल्फ में भेज दिए और उसने चारों तरफ से ईरान को घेरना शुरू कर दिया है। और ईरान को घेरने के बाद उसने कहा कि जिस प्रकार मैंने वेनेजुएला को घेर लिया था, वो ईरान को घेरने जा रहा है, और उसके बाद जो होगा वो ठीक नहीं होगा। आखिर हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं ईरान के जो तेल के रिसोर्सेज हैं उन पे कब्जा करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। ये वही अमेरिका है, ये वो अमेरिका है। 9 और 10 अगस्त 1941 में चर्चिल जो कि उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, बड़ी दुविधा में थे क्योंकि इंग्लैंड चारों तरफ हार रहा था। इंग्लैंड की अलाइड फोर्सेस जो थी उनको जर्मनी, इटली और जापान बुरी तरह पराजित कर रहे थे, और इंग्लैंड को हार से बचने के लिए और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अमेरिका का साथ लेने का सोचा। चर्चिल अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को मिलता है समुंदर में, और दोनों आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। वो बात करता है कि तुम कल को इस युद्ध में अगर हम हारते हैं तो तुम किसका साथ दोगे। रूजवेल्ट न्यूट्रल था, लेकिन चर्चिल उसे उत्साहित करता है कि तुम हमारी मदद करना वक्त आने पर। रूजवेल्ट मान जाता है, लेकिन इसके लिए वो एक चार्टर ऑफ अटलांटिक साइन करता है। अटलांटिक चार्टर साइन करते हैं दोनों आपस में। उसमें 8 शर्तें होती हैं। मैं कुछ शर्तों की बात करने जा रहा हूं। एक तो लिबरल इकोनॉमी, दूसरा जो सी है वो सारे सबके लिए खोल दिया जाएगा, फ्री सी जो समुंदर है सबके लिए खोल दिया जाएगा, लिबरल व्यापार होगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी वो ये थी, सेल्फ गवर्नेंस की सभी देश को इजाजत होगी। अब ये एक ऐसी धारा थी जो इंग्लैंड के बिल्कुल खिलाफ थी। इंग्लैंड ही एक ऐसा कंट्री था उसके समय जिसका 60 से भी ज्यादा मुल्कों के ऊपर अधिकार था, जिसमें भारत भी शामिल था, और कहा जाता था इंग्लैंड का कभी सूरज नहीं डूबता था। और इस शर्त को मानने का मतलब यह था कि जिनके ऊपर इंग्लैंड राज कर रहा था
उन राज्यों को, इंग्लैंड को छोड़ना होगा। लेकिन मरता क्या ना करता, चर्चिल फंस चुका था, उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, और वो अटलांटिक चार्टर के ऊपर समझौता साइन कर देता है और इस बात के मान जाता है कि अगर युद्ध इंग्लैंड जीतता है तो जिन कंट्रीज के ऊपर उसका अधिकार है उनको वो छोड़ देगा और उनको सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार दे देगा। ये वही अमेरिका है, और आज वही अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जो ईरान पर इसलिए आक्रमण कर रहा है क्योंकि उसको वहां की सरकार पसंद नहीं। वाह, उसने वेनेजुएला पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि उसको वहां की सरकार पसंद नहीं। सो ये जो change in the situation and change in the thought and change in the working, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने में भी अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। उसका उद्देश्य यही था कि लीग ऑफ नेशंस की वो वर्ल्ड वार 2 को रोक नहीं सकी थी, उसको डिस्कार्ड करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि सभी देशों को इकट्ठा करके रखा जाए और एक संघ बनाया जाए, कोई किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण ना करे और हर देश को अपने देश के ऊपर राज करने का अधिकार है। कैसी सरकार चलाते हैं इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा ये जो वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएनओ की स्थापना हुई, ये आज यूएनओ भी जो है वो एक सिर्फ मूक दर्शक बन के रह गई है, जैसे लीग ऑफ नेशन कभी वर्ल्ड वार 1 के बाद बन के रह गई थी। और इन्हीं कारणों के कारण वर्ल्ड वार 2 हुई थी, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस एक देश को दूसरे देश पर हमला करने से रोकने में असफल रही थी। वैसी घटनाएं दोबारा ना हो, ये सब सोचकर यूएनओ की स्थापना की गई थी। लेकिन यूएनओ जब बन गया तो लगता था कि यूएनओ अब थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने में सफल होगा, लेकिन जो हालात इस समय पैदा हुए हैं, साफ दिखाई देता है कि यूएनओ अपने मंतव्य में फेल हो गई है। इसकी शुरुआत तो करता है रशिया, क्रीमिया के ऊपर आक्रमण करके यूक्रेन से उसके इलाके को छीन लेता है। हो हल्ला तो होता है, कोई कुछ करता नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, ये जो 5 देशों के मैंने नाम लिए, ये अपना मंतव्य जो है इसको सीधा कर रहे हैं। उसने क्रीमिया ले लिया, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी वाइफ को ही किडनैप कर लिया। निकोलस मदुराओ और उसकी पत्नी को किडनैप किया एक देश ने। कोई बोला? कोई कुछ नहीं बोला। वहां पे सरकार का तख्ता पलट कर रख दिया। ना रशिया बोला, ना चाइना। और निकोलस मदुराओ वेट कर रहा था कि शायद रशिया आए, शायद चाइना आए मदद के लिए, कोई नहीं आया। और यही हालात में ईरान में हो रहे हैं। ईरान के ऊपर आक्रमण कौन कर रहा है? इजराइल का सपोर्ट कौन दे रहा है? अमेरिका। और कोई देश, जो चाइना जिसके साथ उसके बड़े अच्छे संबंध हैं, रशिया जो हर वक्त उसको आश्वासन दे रहा था, कोई आगे नहीं आया। और अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, जब चाहता है आक्रमण कर देता है और जब चाहता है सीज फायर कर देता है। अभी बातचीत चल रही थी 28 फरवरी को, अभी टेबल पे दोनों धड़े बातें कर रहे थे और बातचीत के दौरान ही इजराइल ने आक्रमण किया ईरान पर और अयातुल्लाह खमेनी, जो उनका मुखिया था अयातुल्लाह अली खमेनी, उसको और उसके साथियों को उड़ा दिया। उन्होंने सोचा था कि ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका शायद ये सोचना था कि जैसे वेनेजुएला की सरकार का तख्ता पलट दिया क्योंकि वहां के राष्ट्रपति को ही अगवा कर लिया, और अगर यहाँ पे हेड नहीं रहेगा ईरान में, अयातुल्लाह अली खमेनी नहीं रहेगा, तो ईरान को चलाएगा कौन? और तो और उसके जितने सहयोगी थे वो भी मारे गए। लेकिन ईरान उसी तरह खड़ा है और आज भी डटकर मुकाबला कर रहा है, जो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इस समय क्या कारण है कि ये जो वार्तालाप है इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मदद से जो की गई, ये सफल ना हो सकी? इसके 2-3 मुख्य कारण है। पहली बात तो ये है कि वार्तालाप करने वाला जो देश था वही कमजोर था, ये हमें मानना पड़ेगा। पाकिस्तान में इतना दमखम नहीं कि वो ईरान को डिक्टेट कर सके
अमेरिका तो खैर वो बोल ही नहीं सकता। तो वो सिर्फ एक जरिया बना, उसने सिर्फ अपनी एक प्लेटफॉर्म, अपनी जगह दी जिसमें बैठने के लिए तीनों को जगह, स्थान दिया। इसके अलावा उसने और कुछ नहीं किया, क्योंकि वो कुछ करने के योग्य भी नहीं है। यही सबसे बड़ी कमी थी। मीडिएटर ऐसा होना चाहिए था जो अपनी बात मनवा सके और किसी को समझा सके, और पाकिस्तान ऐसी शख्सियत नहीं थी और ना ही उसके पास इतना दमखम था। हाँ, अगर उसकी जगह चाइना होता तो सिचुएशन और होती। नंबर 2, से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। अगर हम यूएनओ की अभी ट्रीटी, मैंने आपके साथ रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच में जो संधि हुई उसके बारे में आपको बताया, उसमें एक था कि जो समुद्र है वो सबके लिए फ्री होगा। लेकिन आज ये समुद्र की फ्रीडम जो है इसको खत्म कर दिया है ईरान ने। और ईरान का कहना है कि क्योंकि उसे युद्ध में बहुत ज्यादा माल का नुकसान, जान माल का नुकसान हुआ है, और अमेरिका को चाहिए कि उसको वार इंडेमनिटी दे, उसे पैसा दे, और उसके लिए उसने टोल टैक्स लगाया है। जो भी शिप वहां से निकलेगा उससे वो टोल एकत्रित करेगा, और ये उसका हक बनता भी है। इसके अलावा वो यूरेनियम जो उसके पास एनरिच यूरेनियम है ईरान का, इसके ऊपर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। वो बार बार उसे कह रहा है कि उसका अधिकार उसको दे दे, लेकिन ईरान देने को तैयार नहीं। बहाना सिर्फ एक ही लगाया जा रहा है कि तुम कहीं न्यूक्लियर वेपन ना बना लो, और ऐसा बहाना कभी इन्होंने इराक पे भी लाया था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है इराक, जबकि कुछ नहीं निकला था। और इसी प्रकार ईरान को बदनाम किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। मैं आपसे बताता चलूं, 2022, 23, 24 ये वो साल हैं जब ईरान में लोग अयातुल्ला अली खमेनी के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। उसका मुख्य कारण ये था औरतों पे लगाई गई पाबंदी, क्योंकि जब 1979 में शाह ऑफ ईरान का तख्ता पलट के अयातुल्ला खमेनी, जो कि अयातुल्ला अली खमेनी के पिता थे, इन्होंने हुकूमत अपने हाथ ली, तो इन्होंने इस इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की थी ईरान में। दिस वाज ए फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट, धर्म के आधार पर ये सरकार थी। और यहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने औरतों की जितने भी अधिकार थे उनको छीन लिया, उसको ना नौकरी का, बहुत कम पढ़ने का, घर के कामकाज के लिए और पर्दे में रहने के लिए मजबूर कर दिया। वो औरत जो शाह ऑफ ईरान के समय पूरी आज़ादी एंजॉय करती थी, घूमती फिरती थी, बाल कटवाती थी, कारें चलाती थी, नौकरी करती थी, ये सब पाबंदियां उसके ऊपर थोप दी गई और उसे चार दीवारी में बंद कर दिया गया। एक मॉरल पुलिस का गठन किया गया। वो मॉरल पुलिस का यही कार्य था कि अगर कोई औरत हिजाब के बिना या हिजाब से उल्लंघन करती हुई दिखाई दी तो उसको वो अंदर करती और सख्त पे सख्त सजा देती। ऐसे बड़े केसेस हुए जहां पे औरतों को टॉर्चर किया गया और पुलिस कस्टडी में वो मर गई। नतीजा क्या हुआ, लड़कियां जो थी सड़कों पे आ गई और उन्होंने अयातुल्ला अली खमेनी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस सारे आंदोलन को सपोर्ट अमेरिका कर रहा था, लेकिन इजराइल ने आक्रमण करके सारा सीन ही बदल दिया। वो सारा सिनेरियो ही बदल गया, और वही ईरान के लोग जो अपनी सरकार के खिलाफ थे अपनी सरकार के साथ जुड़ गए। क्यों? क्योंकि ईरान के खिलाफ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई। और तीसरा कारण यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान नहीं छोड़ने को तैयार, और इसके लिए अमेरिका उसे बाध्य करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इस समय पीस वार्ता हो रही थी, जेडी वेंस अमेरिका से स्पेशली आए थे। उनको यह उम्मीद थी कि मैं कुछ इसमें से निकाल के कोई शांति वार्ता करके मैं वाह वाह खट लूंगा, क्योंकि उसने आने वाले समय में प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़नी है। लेकिन ऐसा हो ना सका। ना होने का एक ही कारण है, इधर वो बातचीत कर रहे हैं, उधर ट्रंप अमेरिका से, जो कि उस समय व्हाइट हाउस को छोड़ के मियामी फ्लोरिडा उड़कर चला गया, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप देखने के लिए चला गया, क्योंकि जो उसका संचालक है वो ट्रंप का बड़ा नजदीकी है, सपोर्टर है। और वहां से वो
पूरा ट्रेस रख रहा है, क्या हुआ, अब क्या हुआ, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। जब इतनी इंटरफेरेंस हो तो वहां से जो बात जो कर रहे थे, तुम खुद ही चले आते और खुद ही इस पीस वार्ता के ऊपर बैठ जाते। मतलब जेडी वेंस के पास भी पावर नहीं थी कि वो अपने आप डिसीजन ले सके, कहना मैं ये चाहता हूं। यही कारण है। और तीसरा देखिए, नेतन्याहू आता ही नहीं, इजराइल से कोई नहीं आया। जिसने आकर शांति स्थापित करनी थी वो तो शामिल ही नहीं हुआ। उसने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि वो युद्ध और वो आक्रमण रोकने नहीं जा रहा। वो लेबनान पे भी कर रहा है, और उसने 11 को भी किया, 11 अप्रैल को भी, 12 को भी, और अब उसने कह दिया है कि मैं ईरान पे भी आक्रमण जारी रखूंगा। ये मत सोचना कि मैं आक्रमण बंद कर दूंगा, वो चाहता ही नहीं। और अगर अमेरिका पीस वार्ता चाहता है, शांति स्थापित करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे इजराइल को रोकना होगा। करता पीस वार्ता के ऊपर, अगर वो सीरियस होते तो ये पीस वार्ता हो जाती। जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको ईरान की तरफ से पेश किए गए पीस सेटलमेंट के, उनमें मैंने पहले भी कहा था कि ये क्लियर था कि ये 10 पॉइंट्स जो है ट्रंप कभी नहीं मानेगा। अगर ट्रंप मान ले कि अमेरिका इज एन एग्रेसर एंड ही स्टार्टेड द वॉर एंड ही विल हैव टू पे द वॉर इंडेमनिटी, इट मींस ही हैज लॉस्ट द वॉर। तो वो कैसे अपने लोगों को आश्वासन देगा कि हम जीत गए? वो रोज एक ही नारा, एक ही डायलॉग बोल रहा है। जब बोलता है हमने ईरान को पूरी तरह पराजित कर दिया, उनकी नेवी, उनकी एयर स्पेस, उनकी रेलवेज, उनके ब्रिजेस हमने सब उड़ा दिए हैं, मैं ईरान की सभ्यता को नक्शे से ही खत्म कर दूंगा। ये क्या बोल रहा है एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? ये नरसंहार है। उसके खिलाफ 2.5 लाख लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए, मानहानि का मुकदमा चलेगा, उसके लिए इंपीचमेंट की तैयारी की जा रही है। डेमोक्रेट्स तो उसके खिलाफ थे ही, रिपब्लिकन, उसकी अपनी पार्टी के लोग भी उसके खिलाफ हो गए हैं। ऐसे हालात में ट्रंप के लिए भी जरूरी है कि ये शांति वार्तालाप हो और इस युद्ध को विराम लगाए। लेकिन विराम लगाने के लिए जरूरी है कि उसे सबसे पहले इजराइल को रोकना होगा। क्या कारण है इजराइल ट्रंप की नहीं सुनता? कुछ तो होगा। कोई एप्स्टीन फाइल का हवाला दे रहा है, उसकी वाइफ मेलिना भी जाके कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आई नहीं। ये वही है जो नोबेल पीस प्राइज लेना चाहता था। शुक्र करो इसको मिला नहीं, कहीं मिल जाता तो ये क्या हालत करता। जो देते हैं नोबेल पीस प्राइज वो भी पछताते कि हमने कर क्या लिया है। बट एनी हाउ, मेरे को पूरी आशा है कि बड़ी जल्द ही कोई सलूशन निकलेगा और इस युद्ध को विराम लगेगा, क्योंकि इस समय दुनिया की 20% जो तेल की खपत है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से पूरी होती है और उसका खुलना बहुत जरूरी है। आर्थिक तंगी सारी दुनिया को फील हो रही है। सेंसेक्स जो है गिर रहा है और डॉलर को बड़ी चोट लगी है, और लोगों ने धीरे धीरे अमेरिका से अपना गोल्ड निकालना शुरू कर दिया है। 231 टन गोल्ड जो है फ्रांस अपना सारा निकाल के ले गया है। ये अमेरिका के लिए बड़ी चेतावनी है। ईरान ने अमेरिका को ऊंचा दिखाने के लिए जितनी अपनी डीलिंग है वो चाइनीज करेंसी येन में लेनी शुरू कर दी है। ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। अगर अमेरिका को अपनी छवि और अपनी साख बचानी है तो उसे इसके लिए कोई पीसफुल शांति का रास्ता ढूंढना होगा और युद्ध को विराम लगाना होगा। क्योंकि युद्ध में अगर ईरान को जान माल का नुकसान हुआ है तो अमेरिका को उससे कई हजार गुना अधिक हुआ है, जो शायद आज की डेट में दोनों देश बर्दाश्त नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।